भारत में फुटबॉल से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट्स के नाम बताएंगे? अभी GST 2 जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत न्यूज में है। क्या है ये GST रिफॉर्म्स? भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी 1950 में। आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में? राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है ना, इतनी यहाँ पे वनस्पतियां भी नहीं होती है, तो फूल वगैरह भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये राजस्थान को रंगीलों क्यों कहा जाता है? रंग तो नेचर में तो है नहीं। आपकी हाइट? जी मैम, मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है। और आप अभी फुटबॉल खेलते हैं? अभी वर्तमान में तो मैं नहीं खेल पा रहा, अभी तो मैं देखने तक ही सीमित हूँ, बट पहले कॉलेज के समय में खेलता था। अच्छा, फुटबॉल को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है? फुटबॉल को सॉकर के नाम से जाना जाता है। ओके। भारत में फुटबॉल से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट्स के नाम बताएंगे? डूरंड कप भारत में होता है, संतोष ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग और आई लीग। फुटबॉल एक बड़ा अच्छा गेम है ना, वे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह में बड़ा पॉपुलर है, बट इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। उसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? एक तो मैम ये कारण है कि दूसरे खेल जैसे क्रिकेट की ज्यादा पॉपुलैरिटी होना, दूसरा भारत की फुटबॉल टीम ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, तो ज्यादा दर्शक भारत में नहीं है। इसके अलावा जो भारत के अंदर अंडर 20 और जो यूथ लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं फुटबॉल के, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी काफी गैप है। और इसके अलावा जो टीवी पे मीडिया पे जो कवरेज होती है फुटबॉल को, वो बहुत ही कम है अभी भी। ओके। भारत के कुछ प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम बताइए। भारत में सुनील छेत्री, बाईचिंग भूटिया, पीके बनर्जी, मगन सिंह राजवी, ये प्रमुख फुटबॉलर हैं। अच्छा, फुटबॉल पे बेस्ड कुछ मूवीज के नाम बताइए। मैदान मूवी अभी हाल ही में आई थी, जो 1950 के दशक में जो भारतीय टीम थी उसके ऊपर बेस्ड है। एक बिगिल मूवी भी है, और एक पेले के ऊपर मूवी बनी है, पेले के नाम से ही। वो भी फुटबॉल के गेम पे ही जी मैम। बेस्ड है मूवी। मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप कहीं पर SDM बनते हैं, तो आप अपने एरिया में फुटबॉल को पॉपुलर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आज के समय यहाँ पे कम देखने को मिलता है फुटबॉल का, वो क्रिएट करवाएंगे। स्कूल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं और वहाँ जो कॉलेज लेवल है उसके टूर्नामेंट्स को प्रमोट करेंगे, और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य जो डिजिटल मीडियम के माध्यम से है, तो उसमें फुटबॉल को पॉपुलर करेंगे कि सिर्फ क्रिकेट के अलावा जो अन्य खेल है उनको भी लोग देखें ज्यादा से ज्यादा, और खेलने का भी प्रयास करें। ओके। आप जयपुर के रहने वाले हैं? जी मैम। जयपुर में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? जयपुर में मैम जोबनेर, जहाँ का मैं निवासी हूँ, जोबनेर तहसील। अच्छा, वही जगह फेवरेट है। जी मैम। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो राजस्थान से बाहर का है, तो आप उसे कन्विंस कीजिए कि वो जॉबनेर घूमने के लिए आए। जी मैम, जोबनेर में मैं उसको बताऊंगा कि कौन सी प्रसिद्ध यहाँ पे चीजें हैं। पहले जैसे जोबनेर में राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कि आज़ादी के पहले बनी थी, वो है, और जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी भी है, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर का रिसर्च का कार्य भी चलता है, तो उसमें घुमाने के लिए उसको बुलाऊंगा। दूसरा, मेरा वहाँ पे ज्वाला माता का मंदिर है जो जोबनेर में फेमस है, खासतौर से नवरात्रों में मेला लगता है, उसके लिए भी बताऊंगा। और वर्तमान में एक और यूनिवर्सिटी, वेटेनरी यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे बन रही है, तो एक एजुकेशन का हब भी है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो टूरिज्म है उसके लिए मैं बुलाऊंगा। अच्छा, राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है ना, इतनी यहाँ पे वनस्पतियां भी नहीं होती है, तो फूल वगैरह भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये राजस्थान को रंगीलों क्यों कहा जाता है? रंग तो नेचर में तो है नहीं। रंगीलो राजस्थान की डाइवर्सिटी की वजह से कहा जाता है। यहाँ पे अनेक प्रकार के वेशभूषाएं, तरह तरह के मेले त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कई सिटीज के भी नाम कलर के नाम पे हैं, जैसे जयपुर का पिंक सिटी, जोधपुर का ब्लू सिटी, जैसलमेर का गोल्डन सिटी, इस प्रकार से। और राजस्थान में कई प्रकार की भाषाएं भी है और बोलियां भी अत्यंत काफी मात्रा में है, इसलिए राजस्थान को राजस्थान में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कोई 5 आभूषणों के नाम बताइए। सॉरी मैम, मैं भी याद नहीं कर। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अभी GST 2 जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत न्यूज में है। क्या है ये GST रिफॉर्म्स?
सर वर्तमान में जो पहले जो 4 स्लैब जीएसटी के चल रहे थे उसको घटाकर 2 स्लैब कर दिए गए हैं। अब 5% और 18% 2 स्लैब भी रखे गए हैं। जो ज्यादातर रोजमर्रा के जो उत्पाद थे या एग्रीकल्चर से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं उनको ज्यादातर को 5% के स्लैब में डाला गया है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स है उनको 28% से घटाकर 18% के स्लैब में डाला गया है। इसके साथ ही एक और स्लैब 40% का रखा गया है जिसमें सिन गुड्स और लग्जरी आइटम को रखा गया है, जैसे पान मसाला, तंबाकू और जो बड़ी कार होती है उनको 40% के स्लैब में डाला गया है। ये निर्धारण कौन करता है इसका रेट्स का? इसका सर जीएसटी काउंसिल करती है। क्या है उसका गठन, किस तरीके से किया गया है? भारत के संविधान के आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से भारत की वित्त मंत्री और मिनिस्टर ऑफ स्टेट वित्त मंत्री और इसके अलावा बाकी सभी राज्यों से एक रिप्रेजेंटेटिव जो सामान्यतः वहाँ के वित्त मंत्री होते हैं, ये जीएसटी काउंसिल में शामिल होते हैं। इसमें केंद्र के मत का कितना मान है? सर केंद्र का मत 1/3 है और बाकी राज्यों का 2/3 है। और प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने मत की जरूरत होती है? प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 मत की आवश्यकता होती है। 3/4 मत। जी सर। अभी एक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की भी चर्चा है, ये क्या है? सर पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग की गई है। भारत सरकार ने 2025 तक 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था, जो भारत ने अचीव कर लिया है। अभी रिसेंट में इसलिए चर्चा में रहा कि कई रिपोर्ट्स ऐसी आई है जिससे गाड़ियों के इंजन में खराबी आने लगी है और परफॉर्मेंस में कमजोरी आई है। जब ये निर्णय लिया गया था कि इसमें ब्लेंडिंग होगी, तब उसके पीछे क्या उन्होंने उसके लक्ष्य क्या रखा, उद्देश्य क्या, पर्पज क्या रखा था? इसका मुख्य पर्पज तो यह था कि भारत करीब 84% क्रूड ऑयल परचेज करता है, तो इंपोर्ट बिल में कमी लाना। दूसरा, ये थोड़ा क्लीनर फ्यूल है। और तीसरा, इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो शुगर केन के जो फार्मर्स है उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, क्योंकि जो एथेनॉल है वो शुगर केन के बाई प्रोडक्ट से बनाया जाता है। पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव है? पर्यावरण पे सर इसका कार्बन उत्सर्जन में कमी की वजह से इसको लाया गया था। हालांकि इस पे कई रिपोर्ट ऐसी भी आजकल आ रही है कि इसका ज्यादा फायदा पर्यावरण के रूप में नहीं है। और इससे पेट्रोल की कॉस्ट, जैसे ब्लेंडिंग से पहले और बाद में, इसमें कुछ फर्क आता है क्या? कॉस्ट में सर ऐसा कोई परिवर्तन दिखा नहीं है। उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि वेट में यदि बढ़ोतरी की जाती है तो वो कॉस्ट सेम ही रहती है। एक अभी नेपाल में डिस्टर्बेंस चल रहा है और जैन जेड या जैन जी इस परिवर्तन की सूत्रधार है। जी सर। तो क्या है ये जैन जेड? सर जैन जी मुख्यतः जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 तक जिनका जन्म हुआ है उनको जनरेशन जी बोलते हैं। इसमें ज्यादातर वो जनरेशन वो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया के टाइम में पले बड़े हैं, इसलिए इसको जैन जी कहा जाता है। और इससे पहले की जनरेशन क्या कहलाती थी? इससे पहले की जनरेशन को जेन वाई या मिलेनियल्स कहा जाता था। क्या उस जनरेशन की क्या विशेषता है? मिलेनियल्स जो सोशल मीडिया के दौर से जस्ट पहले के जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल है यार। और जो उन्होंने खास तौर से टेक्नोलॉजी में जो चेंज है वो देखा है बड़े स्तर पे। आप जयपुर से हैं? जी सर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? सर जयपुर का जनसंख्या घनत्व है, सॉरी सर मैं एग्जैक्ट नंबर जयपुर में साक्षरता दर कितनी है? सॉरी सर। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता कहाँ की है? सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता कोटा में है सर। कोटा में? जी सर। आपने अंदाजा लगाया? नहीं सर। श्योर ही हो आप? जी सर। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी 1950 में, आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद पीस एंड फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई संधि हुई थी। अगर मैं नेपाल जाना चाहूं तो मुझे क्या वीजा की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। क्यों? भारत ने और नेपाल ने भारत के लिए वीजा की जरूरत को आवश्यक नहीं कोई और 2 ऐसे देश बताइए जहां पे यही व्यवस्था है। मालदीव और भूटान। भूटान, वेरी गुड। नेपाल में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है? सुशीला कार्की को बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया है? वहां की आर्मी और जो जेएनजी है
उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जो तटस्थ हो और जो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ा हो। अपन इस बात को ऐसे करना चाहते हैं कि भारत का नेपाल में क्या हित है कि हम अभी आप और हम नेपाल के बारे में बातें कर रहे हैं। एक तो नेपाल चाइना के साथ जो रिलेशन है उसके लिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बफर स्टेट का कार्य करता है, वहाँ पे शांति और स्थिरता रहना जरूरी है। और दूसरा, भारत के और नेपाल के बीच में वैवाहिक संबंध भी रहे हैं, जो खासतौर से मधेसी ट्राइब जो नेपाल की है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रहे हैं वैवाहिक संबंध। और बताइए। सॉरी। अच्छा, ठीक है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? वेलफेयर स्टेट वो होता है जो जनता में जो अंतिम तबके पर जो लोग हैं उनके लिए ऐसी स्कीम्स बनाए जो ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी व्यक्तियों को मिले। अभी आप इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई में। जी सर। सही कह रहा हूं मैं? जी सर। हम कितने लोगों तक फ्री खाना पहुंचाते हैं देश में? सर अभी 80 करोड़ व्यक्तियों तक। 80 करोड़ व्यक्तियों को सरकार दोनों वक्त का खाना खिलाती है। जी सर। ठीक है, क्या ये भारत के विकसित होने में बाधा है? सर जैसा कि ये भारत की जो गरीबी रेखा की जो पॉवर्टी रेट है, बिलो पॉवर्टी रेट भारत की लगभग 13% है, जिसमें करीब 20 करोड़ के आसपास लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। इसके साथ ही काफी ऐसे लोग हैं जो APL में है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के करीब है, तो उनको भी राइट टू फूड, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक डिसीजन दिया गया था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत में राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड भी आता है। अपन इसको थोड़ा लंबा कर रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो फ्री खाना खिलाना है ये हमारे विकसित देश होने के बीच में बाधा है? सर इसको या ये मदद करेगा? बाधा के रूप में तो नहीं ले सकते, धीरे धीरे इसको यदि और इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है उससे इसको संख्या को अभी 67% जनता को दिया जा रहा है, इसको 40% तक का कहा गया है कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा। और धीरे धीरे जैसे हमारे गरीबी रेखा से लोग ऊपर आएंगे तो इसको कम भी किया जा सकेगा। जयपुर राजघराने से कोई ऐसे राजघराने के सदस्य बताइए जिन्होंने आर्मी में वीरता मेडल जीता हो। सॉरी सर, आपको ध्यान नहीं? ठीक है मैम। आपका इंटरव्यू होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।